हेलो एवरीवन। ऑडियो बुक सीरीज में आपका स्वागत है। हम बुक पढ़ रहे थे रिच डैड पुअर डैड, नहीं वो हमने कंप्लीट कर ली थी। अब हम पढ़ रहे थे रिचेस्ट पर्सन ऑफ बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी। और वहाँ पे वो सिखा रहे थे कि कर्ज किन लोगों को दिया जाता है और कर्ज क्या सोच के देना चाहिए। हम कह रहे थे कि इंटरनेट पे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, गुड चीज़ें, बैड चीज़ें, तो हमें फोकस करना चाहिए गुड चीज़ों पे। जैसे 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 मैंने वो बचपन से वो सुनते हुए आए थे, मैंने सिर्फ पहला रूल पता था मेरे को, तो पहले रूल पे मैं फोकस कर रहा था। देखो पहला रूल क्या कहता है। पहला रूल कहता है पहला सुख निरोगी काया। हम वर्कआउट कर रहे हैं, हम जिम जा रहे हैं, तो पहला सुख है निरोगी काया। हम उसको मांग रहे हैं, हम उसको कमा रहे हैं। तो अब तक तो बहुत फोकस कर लिया लाइक पहले सुख पे, पहला सुख निरोगी काया, निरोगी हैं हम होपफुली। टच वुड का ये रही वुड, टच वुड, हम निरोगी हैं। दूसरा सुख घर में हो माया। दूसरे सुख पे हम काम कर रहे हैं, घर में माया चाहिए हमें। तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां बाद में बताएंगे, लेकिन पहले सुख पे सब लोग फोकस करो। गेट योर सेल्फ फिट एंड फ्लेक्सिबल। पहला सुख निरोगी काया ही है, पहला सुख और कुछ नहीं है। इफ़ योर माइंड एंड बॉडी इज़ नॉट हेल्दी, यू गोना रिग्रेट इट। फायर टेस्टिंग हो रही है कहीं। तो दूसरे सुख पे फोकस कर रहे हैं, व्हिच इज़ मनी। दूसरा सुख घर में हो माया, तो घर में माया लेके आ रहे हैं हम। लेकिन फ़िलहाल हम बुक पढ़ रहे थे रिचेस्ट पर्सन ऑफ बेबीलोन, वहीं से स्टार्ट करेंगे जहाँ पे हमने एंड करा था। सो लेट्स बिगिन। वैसे असली बात यह है कि यह कंगन कर्ज की रकम से ज़्यादा कीमती है। क्या इस महिला ने आपसे कर्ज की समझदारी के बारे में सलाह नहीं मांगी थी? मामला बिल्कुल ही उल्ट था। उसने कल्पना में अपने पुत्र को बेबीलोन का दौलतमंद और सशक्त आदमी मान लिया था। इसका विरोध करने का मतलब उसे गुस्सा दिलाना था। उसने मुझे अच्छी तरह फटकारा। मैं जानता था कि इस अनुभवहीन युवक को धन देने में जोखिम है, परंतु चूंकि उसने यह कंगन गिरवी रखा था, इसलिए मैं उसे कर्ज देने से इनकार नहीं कर सकता था। मैथन ने रस्सी की गांठों को दिखाते हुए आगे कहा, यह ऊंटों के व्यापारी नेबाटूर की है। जब वह कोई बड़ा रेवड़ खरीदता है और उसे इसके लिए पैसों की जरूरत होती है, तो वह मुझे यह रस्सी दे जाता है और मैं उसे जरूरत के मुताबिक उधार दे देता हूँ। वह एक समझदार व्यापारी है। मुझे उसके सही निर्णय लेने की क्षमता पर भरोसा है और मैं उसे उदारता से उधार दे सकता हूँ। बेबीलोन में कई अन्य व्यापारियों पर भी मुझे भरोसा है, क्योंकि उनका व्यवहार विश्वसनीय है। उनकी निशानियां मेरे संदूक में आती जाती रहती हैं। अच्छे व्यापारी हमारे शहर की शान हैं। व्यापार में उनकी सहायता करने से मुझे तो लाभ होता ही है, बेबीलोन भी समृद्ध होता है। मैथन ने फिरोजे में उभरी हुई बीटल की आकृति को उठाया और उसे इकारत से फर्श पर फेंक दिया। मिस्र का कीड़ा, यह जिस लड़के का है, उसे मेरा पैसा लौटाने की जरा भी परवाह नहीं है। जब मैं उसे याद दिलाता हूँ तो वह जवाब देता है, मैं आपका कर्ज कैसे चुका सकता हूँ, जबकि बदकिस्मती मेरे पीछे हाथ धोकर पड़ी है। आपके पास बहुत पैसा है, मैं क्या कर सकता हूँ। यह निशानी उसके पिता की है। उसकी आमदनी सीमित थी, परंतु उन्होंने अपने पुत्र के व्यापार के लिए अपनी जमीन और मवेशी गिरवी रख दिए। युवक को पहले तो सफलता मिली, परंतु बाद में वह ढेर सारी दौलत हासिल करने के चक्कर में अति उत्साही बन गया। उसमें अनुभव की कमी थी, इसलिए उसका धंधा चौपट हो गया। युवक महत्वाकांक्षी होते हैं। वे दौलत तथा अन्य मनचाही वस्तुओं के लिए शॉर्टकट अपनाते हैं। फटाफट दौलत हासिल करने के लिए युवक अक्सर नासमझी भरे कर्ज ले लेते हैं। उनके पास अनुभव नहीं होता, इसलिए उन्हें यह एहसास ही नहीं होता है कि निराशाजनक कर्ज एक गहरा गड्ढा है, जिसमें कोई भी आसानी से उतर तो सकता है, परंतु उसमें से निकलना आसान नहीं है। कर्ज से उबरने के लिए लंबा संघर्ष करना पड़ता है। यह दुख और पश्चाताप की खाई है, जहां सूरज की रोशनी मध्यम हो जाती है और रातों की नींद उड़ जाती है। बहरहाल, मैं यह नहीं कहता हूँ कि उधार लेना ही नहीं चाहिए। मैं कर्ज लेने को हतोत्साहित नहीं बल्कि प्रोत्साहित करता हूँ। अगर कर्ज समझदारीपूर्ण उद्देश्य के लिए लिया जा रहा है, तो मैं कर्ज लेने की सलाह देता हूँ। मुझे भी व्यापारी के रूप में
अपनी पहली सफलता कर्ज लेने के बाद ही मिली थी। बहरहाल मेरे मामले में कर्ज देने वाला क्या कर सकता है? यह युवक निराश हो चुका है और उसकी आमदनी शून्य है। वह हताश हो चुका है। वह कर्ज चुकाने की कोई कोशिश नहीं कर रहा है। मेरा दिल नहीं चाहता कि मैं उसके पिता की जमीन और मवेशी छीन लूं। रोडन ने कहा, आपने मुझे बहुत कुछ बताया है और आपकी बातें मुझे बहुत दिलचस्प लगी है, लेकिन मुझे अब भी मेरे सवाल का जवाब नहीं मिला है। क्या मुझे अपनी बहन के पति को अपनी 50 सोने की मोहरें उधार देना चाहिए? ये मोहरें मेरे लिए महत्वपूर्ण है। तुम्हारी बहन बहुत बढ़िया महिला है जिसका मैं काफी सम्मान करता हूँ। अगर उसका पति मेरे पास आए और मुझसे सोने की 50 मोहरें उधार मांगे तो मुझे उससे यह पूछना होगा कि वह इसका क्या करेगा। अगर वह जवाब देता है कि वह मेरी ही तरह व्यापारी बनना चाहता है और हीरे जवाहरात तथा दुर्लभ सजावटी सामान का कारोबार करना चाहता है, तो मैं उससे यह पूछूंगा, तुम्हें इस व्यवसाय का कितना ज्ञान है? क्या तुम जानते हो कि सबसे कम कीमत पर यह सामान कहाँ खरीदा जा सकता है? क्या तुम जानते हो कि अच्छी कीमत पर यह सामान कहाँ बेचा जा सकता है? क्या वह इन सवालों का जवाब हाँ में दे सकता है? नहीं, वह नहीं दे सकता, रोडन ने स्वीकार किया। हालांकि उसने भाले बनाने में मेरी काफी मदद की है और कई दुकानों में भी मदद की है। फिर मैं उससे कहूंगा कि उसका उद्देश्य समझदारीपूर्ण नहीं है। व्यापारियों को व्यापार करना आना चाहिए। हालांकि उसकी महत्वाकांक्षा उचित है, परंतु यह व्यवहारिक नहीं है, इसलिए मैं उसे धन उधार नहीं दूंगा। परंतु मान लें वह यह कहे, हाँ, मैंने व्यापारियों की काफी मदद की है। मैं जानता हूँ कि समरना तक की यात्रा कैसे की जाती है और वहां जाकर गृहिणियों के हाथ से बुने गलीचों को कम कीमत पर कैसे खरीदा जा सकता है। मैं बेबीलोन के कई अमीर लोगों को भी जानता हूँ जिन्हें मैं भारी मुनाफे पर ये गलीचे बेच सकता हूँ। इस पर मैं उससे कहूँगा, आपका उद्देश्य समझदारीपूर्ण है और आपकी महत्वाकांक्षा सम्मानजनक है। मैं आपको खुशी खुशी सोने की 50 मोहरें दे दूंगा, परंतु बदले में मुझे कोई ऐसी चीज चाहिए जो इन मोहरों के लौटने की गारंटी दे सके। लेकिन अगर वह कहे, मेरे पास रखने के लिए कोई चीज नहीं है, मैं एक सम्मानित व्यक्ति हूँ और आपको कर्ज के बदले में अच्छा ब्याज दूंगा, तो मेरा जवाब यह होगा, मैं सोने की हर मोहर का ख्याल रखता हूँ। अगर सुमन की यात्रा में जाते समय डाकू आपसे सोने की मोहरें छीन लें या लौटते समय अगर वे आपसे गलीचे छीन लें, तो आप मेरा कर्ज नहीं चुका पाएंगे और मेरा सारा पैसा डूब जाएगा। रोडन, धन से साहूकार का व्यापार चलता है। इसे उधार देना आसान है। अगर इसे नासमझी से उधार दिया जाता है तो इसका वापस लौटना मुश्किल है। समझदार साहूकार उधार देते समय जोखिम नहीं लेता है, वह सुरक्षित भुगतान की गारंटी चाहता है। उसने आगे कहा, मुश्किल में फंसे लोगों की मदद करना अच्छी बात है, दुर्भाग्य के शिकार लोगों की मदद करना अच्छी बात है। उन लोगों की मदद करना भी अच्छी बात है जो अपना व्यवसाय शुरू कर रहे हैं ताकि वे प्रगति कर सकें और सम्मानित नागरिक बन सकें। परंतु मदद समझदारीपूर्ण तरीके से की जानी चाहिए, वरना मदद करते समय किसान के खच्चर की तरह हम भी दूसरों का बोझ अपने ऊपर लाद लेंगे। एक बार फिर मैं तुम्हारे मूल सवाल से दूर भटक गया हूँ रोडन, परंतु मेरा जवाब सुनो। अपने सोने की 50 मोहरें अपने ही पास रखो। जो तुमने अपनी मेहनत से कमाया है और जो तुम्हें पुरस्कार में मिला है वह तुम्हारा है और कोई व्यक्ति इस पर तब तक हक नहीं जमा सकता जब तक कि तुम ऐसा न चाहो। परंतु अगर तुम इसे उधार देते हो ताकि यह तुम्हारे लिए सूद कमा सके, तो इस काम में सतर्क रहना और कई जगहों पर इसका निवेश करना। मुझे पर्स में पड़ा रहने वाला असली सोना पसंद नहीं है। बहरहाल मुझे जोखिम तो उससे भी ज्यादा नापसंद है। तुम्हें भाले बनाने का काम करते हुए कितने साल हो गए हैं? पूरे 3 साल। राजा के उपहार के अलावा तुमने कितना बचा लिया है? सोने की 3 मोहरें। हर साल तुमने मेहनत की, हर साल तुमने सोने की 1 मोहर को बचाने के लिए अपनी इच्छाओं पर काबू रखा और अच्छी अच्छी चीजें खरीदने के बजाय बचत की। बिल्कुल सही बात है। इस तरह तुम खुद की इच्छाओं पर काबू रखकर 50 साल में सोने की 50 मोहरें बचा सकते हो। इस काम में
जिंदगी भर की मेहनत लगेगी। जरा सोचो कि क्या तुम्हारी बहन तुम्हारी 50 साल की मेहनत की बचत को जोखिम में डालना चाहेगी, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसका पति व्यापारी बनने का प्रयास करना चाहता है। अगर मैं आपके शब्दों में बोलूं तो वह ऐसा कभी नहीं चाहेगी। तो उससे जाकर कह दो, 3 साल तक मैंने हर दिन सुबह से रात तक मेहनत करके और अपनी इच्छाओं पर काबू रखकर बचत की है। साल की मेहनत और किफायत के बाद मैं सोने की एक मोहर बचा पाया। तुम मेरी प्यारी बहन हो और मैं चाहता हूँ कि तुम्हारा पति किसी ऐसे व्यवसाय में लग जाए जिसमें वह बहुत अमीर बन सके। अगर वह मेरे सामने कोई ऐसी योजना रखता है जो मेरे मित्र मैथन को समझदारीपूर्ण और संभव लगती है, तो मैं खुशी खुशी उसे अपनी 1 साल की बचत उधार दे दूंगा, ताकि उसे यह साबित करने का मौका मिले कि वह सफल हो सकता है। अगर उसके पति के मन में सफल होने की प्रबल इच्छा है तो वह सफल हो सकता है। अगर वह असफल भी हो जाता है तो भी उस पर ज्यादा कर्ज नहीं होगा जिसे वह कभी न चुका पाए। मैं धन इसलिए उधार देता हूँ क्योंकि मैं अपने व्यापार में जितने धन का प्रयोग करता हूँ मेरे पास उससे ज्यादा धन है। मैं चाहता हूँ कि मेरा अतिरिक्त धन दूसरों के लिए मेहनत करे और उससे ज्यादा पैसा कमाया जा सके। मैं धन गंवाने का जोखिम नहीं लेना चाहता हूँ क्योंकि मैंने इसे हासिल करने के लिए काफी मेहनत की है और बहुत सी इच्छाओं का त्याग किया है। इसलिए मैं इसे उधार नहीं दूंगा जहां मुझे यह विश्वास न हो कि यह सुरक्षित रहेगा और मेरे पास वापस आएगा। मैं इसे वहां भी उधार नहीं दूंगा जहां मुझे यह विश्वास न हो कि इसका ब्याज मुझे समय पर दिया जाएगा। रोडन, मैंने तुम्हें अपनी निशानी वाली संदूक के कुछ रहस्य बताए हैं। उनसे तुम इंसानों की कमजोरियों को समझ सकते हो और यह भी कि कर्ज चुकाने के साधन न होने के बावजूद लोग कर्ज लेने के लिए कितने उत्सुक रहते हैं। लोग यह सोचते हैं कि अगर उनके पास व्यवसाय शुरू करने के लिए पैसा आ जाए तो दौलत उनके घर में बरसने लगेगी, परंतु इस तरह की आशा झूठी होती है क्योंकि उनके पास सफल होने की योग्यता या प्रशिक्षण नहीं होता है। रोडन, तुम्हारे पास अभी धन है, उससे तुम्हें ब्याज हासिल करना चाहिए। तुम भी मेरी ही तरह धन उधार दे सकते हो। अगर तुम अपने खजाने को सुरक्षित रखोगे तो यह तुम्हें बहुत सा धन कमा कर देगा। यह तुम्हारे लिए जिंदगी भर सुख और लाभ का स्रोत होगा, परंतु अगर तुम इसे गंवा देते हो तो यह जिंदगी भर सतत दुख और पश्चाताप का स्रोत रहेगा। अपने पर्स में रखे इस धन के बारे में तुम्हारी सबसे ज्यादा इच्छा क्या है? इसे सुरक्षित रखना। मैथन ने प्रशंसा के अंदाज में कहा। बहुत समझदारी का जवाब दिया। तुम्हारी पहली इच्छा सुरक्षा की है। क्या तुम यह सोचते हो कि तुम्हारी बहन के पति के पास पहुंचने पर यह धन सचमुच संभावित नुकसान से सुरक्षित रहेगा? मुझे डर है कि यह सुरक्षित नहीं रहेगा। उसमें धन को सुरक्षित रखने की समझदारी नहीं है। ऐसे व्यक्ति पर धन के मामले में विश्वास क्यों करते हो? रिश्ते नातों की मूर्खतापूर्ण भावनाओं से विचलित होना ठीक बात नहीं है। अगर तुम अपने परिवार या मित्रों की मदद करना चाहते हो तो धन गंवाने के जोखिम लेने के अलावा दूसरे तरीके खोजो। यह मत भूलो कि जो लोग धन की सुरक्षा करने के मामले में कुशल नहीं होते हैं, धन उनके पास से अप्रत्याशित तरीकों से चला जाता है। दूसरों को देकर धन गंवाने से तो अच्छा है कि तुम खुद ही खर्च करके इसे उड़ा दो। सुरक्षा के बाद इस धन के बारे में तुम्हारी क्या इच्छा है? यही कि इससे ज्यादा धन आए। एक बार फिर तुमने समझदारी भरा जवाब दिया है। इसे अतिरिक्त धन कमाने के काम में लगाया जाना चाहिए, तभी यह बढ़ेगा। समझदारी से उधार दिया गया धन इंसान के बूढ़े होने से पहले दुगुना हो जाता है। अगर तुम मूलधन गंवाने का जोखिम लेते हो तो तुम उसके ब्याज को भी गंवाने का जोखिम लेते हो जो यह कमा सकता है। इसलिए अव्यवहारिक लोगों की काल्पनिक योजनाओं से मत डगमगाओ, जो सोचते हैं कि उन्हें आपके धन से बहुत बड़ी रकम कमाने के तरीके मालूम हैं। इस तरह की योजनाएं हवाई सपने देखने वाले लोग बनाते हैं जिन्हें व्यवसाय के सुरक्षित और विश्वसनीय नियमों का ज्ञान नहीं होता है। अपने धन पर तुम कितने प्रतिशत ब्याज चाहते हो, इस बारे में तुम जमीन पर ही रहना, ताकि तुम्हारा मूलधन सुरक्षित रह सके और तुम उसका आनंद ले सको। बहुत ज्यादा लाभ कमाने के लालच में आकर
उधार देना नुकसान को आमंत्रित करना है। खुद को ऐसे लोगों और योजनाओं से जोड़ो जिनकी सफलता प्रमाणित हो चुकी है, ताकि तुम्हारा मूलधन उनके कुशल प्रयोग से अच्छी कमाई करे और उनकी समझदारी तथा अनुभव द्वारा सुरक्षित रहे। इस तरह तुम दुर्भाग्यों से बच सकते हो जो अधिकांश इंसानों पर उस समय आते हैं जब ईश्वर उन्हें धन प्रदान करता है। जब रोडन ने मैथन की समझदारी भरी सलाह के लिए उसे धन्यवाद दिया तो मैथन ने कहा, सम्राट का तोहफा तुम्हारा काफी ज्ञान बढ़ाएगा। अगर तुम सोने की 50 मोहरों को सुरक्षित रखना चाहते हो तो तुम्हें बहुत समझदारी से काम लेना होगा। तुम्हारे सामने कई प्रलोभन आएंगे, तुम्हें बहुतेरी सलाहें दी जाएगी, तुम्हें अविश्वसनीय लाभ देने वाले असंख्य अवसरों की योजनाएं बताई जाएंगी। निशानियों वाले संदूक की कहानियों से तुम्हें सचेत हो जाना चाहिए। जब तुम अपने पर्स से सोने की मोहरें निकालकर किसी को उधार दो तो पहले यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि वे सुरक्षित रूप से तुम्हारे पास वापस लौट आएंगी। अगर तुम्हें आगे कभी मेरी सलाह की जरूरत पड़े तो तुम बिल्कुल मत हिचकना। सलाह देने में मुझे बहुत खुशी होती है। जाने से पहले उस वाक्य को पढ़ते जाओ जो मैंने अपने निशानियों वाले संदूक के नीचे लिख रखा है। यह कर्जदार और साहूकार दोनों पर लागू होता है। बड़े पश्चाताप के बजाय थोड़ी सी सावधानी बेहतर है। धन्यवाद। HindiAudiobook.com। जल्दी लेना। अध्याय 7, बेबीलोन की दीवारें। HindiAudiobook.com। बांजर नामक वृद्ध सैनिक बेबीलोन की दीवारों तक ऊपर जाने वाली सीढ़ियों पर पहरा दे रहा था। ऊपर बहादुर रक्षक दीवारों की रक्षा करने के लिए युद्ध कर रहे थे। उन पर इस महान शहर और इसमें रहने वाले लाखों नागरिकों का भविष्य निर्भर था। दीवारों के पार से हमलावर सेना का शोर सुनाई दे रहा था। बहुत से लोगों के चीखने की आवाजें आ रही थी। हजारों घोड़ों की टापें सुनाई दे रही थी और मेंढों की कान फोड़ू आवाजें आ रही थी जो अपने सिर से कांसे के द्वार पर प्रहार कर रहे थे। नगर के द्वार के पीछे वाली सड़क पर सैनिक भाले लेकर तैयार थे। द्वार टूटने की स्थिति में वे दुश्मन से मुकाबला करने के लिए तैयार खड़े थे, परंतु इस काम के लिए तैयार सैनिकों की संख्या आवश्यकता से बहुत कम थी। बेबीलोन की ज्यादातर सेना सम्राट के साथ एलेमाइट्स के खिलाफ पूर्व दिशा में लड़ने गई थी। उनकी अनुपस्थिति में शहर पर हमले की कोई आशंका नहीं थी, इसलिए रक्षा करने वाली सेना बहुत कम थी। अप्रत्याशित रूप से उत्तर दिशा से एसीरियंस की शक्तिशाली सेना ने हमला कर दिया और अब रक्षा की जिम्मेदारी इन दीवारों पर आ गई थी, वरना बेबीलोन नष्ट हो जाता। बूढ़े सैनिक बांजर के आसपास नागरिकों की भीड़ लगी थी। दहशत के मारे सबके चेहरे सफेद थे और वे युद्ध की ताजा स्थिति जानना चाह रहे थे। खामोशी से उन्होंने घायल और मृत सैनिकों की कतार देखा जिन्हें उस रास्ते से लाया जा रहा था। यह हमले का महत्वपूर्ण मोड़ था। दीवारों के 3 दिन तक चक्कर लगाने के बाद दुश्मन ने अचानक अपनी पूरी ताकत इस हिस्से और इस दरवाजे पर लगा दी। दुश्मन मंच बनाकर और सीढ़ी लगाकर ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे। उधर दीवारों के ऊपर मौजूद बेबीलोन के सैनिक तीरों और खोलते हुए तेल का प्रयोग करके दुश्मन को ऊपर पहुंचने से रोक रहे थे। अगर इसके बावजूद कोई दुश्मन ऊपर पहुंच जाए तो सैनिक भाले लेकर तैयार खड़े थे। सैनिकों पर दुश्मनों के हजारों तीरंदाज तीरों की घायल बौछार कर रहे थे। बूढ़े बांजर की स्थिति युद्ध की खबर देने के हिसाब से बहुत अनुकूल थी। वह युद्ध के सबसे करीब था और उत्साही आक्रमणकर्ताओं के हर ताजे हमले के बारे में उसे सबसे पहले पता चलता था। एक बूढ़े व्यापारी ने करीब आकर अपने कमजोर और कांपते हाथों को हिलाते हुए पूछा, मुझे बताओ, दुश्मन अंदर तो नहीं घुस आएंगे? मेरे बेटे सम्राट के साथ गए हैं। मेरी बूढ़ी पत्नी की रक्षा करने वाला कोई नहीं है। दुश्मन मेरा सारा सामान लूट कर ले जाएंगे, मेरा भोजन भी ले जाएंगे। हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा। हम बूढ़े हैं, इतने बूढ़े कि हम अपनी रक्षा नहीं कर सकते और हमें गुलाम के रूप में भी बेचा नहीं जा सकता। हम भूखों मर जाएंगे, हम तबाह हो जाएंगे। मुझे बताओ कि कहीं वे अंदर तो नहीं आ जाएंगे? सैनिक ने जवाब दिया, शांत रहें अच्छे व्यापारी, बेबीलोन की दीवारें बहुत मजबूत है।
घर जाकर अपनी पत्नी को तसल्ली दो कि दीवारें आपकी तथा आपके सामान की सुरक्षा उसी तरह करेगी जैसे वे सम्राट के बेशकीमती खजाने की रक्षा करती है। दीवार के पास खड़े रहें ताकि कहीं कोई उड़ता हुआ तीर आपको न लग जाए। बूढ़े व्यापारी के चले जाने के बाद गोद में बच्ची लिए एक महिला वहां पर आकर खड़ी हो गई। सैनिक, ऊपर से क्या खबर है? मुझे सच सच बताना ताकि मैं अपने पति को तसल्ली दे सकूं। वह गहरे घावों की वजह से बुखार में पड़ा है, परंतु वह मेरी रक्षा करने के लिए जिरे वक्त और भाला उठाकर बाहर निकलने के लिए तैयार है। मुझे बच्चा होने वाला है। वह कहता है कि अगर दुश्मनों की सेना अंदर घुस आई तो उसका प्रतिशोध भयानक होगा। तसल्ली रखो, एक बच्चे की माँ और दूसरे बच्चे की होने वाली माँ, क्योंकि बेबीलोन की दीवारें तुम्हारी तथा तुम्हारे बच्चों की रक्षा करेगी। वे ऊंची और मजबूत हैं। क्या तुमने हमारे बहादुर सैनिकों की आवाज नहीं सुनी जब उन्होंने सीढ़ियों पर चढ़ने वालों पर खोलते हुए तेल के ड्रम फेंके थे? हाँ, मैंने वह आवाज सुनी थी और मैंने हमला करने वाले मेढ़ों की आवाज भी सुनी थी जो हमारे द्वार पर प्रहार कर रहे हैं। अपने पति के पास लौट जाओ, उसे बता दो कि दरवाजे मजबूत है और इन मेंढों के प्रहार से उनका बाल भी बांका नहीं होगा। यह भी बता दो कि अगर सीढ़ी लगाकर कुछ दुश्मन सैनिक दीवारों पर चढ़ने में सफल हो भी जाते हैं तो भालों की नोक उनका इंतजार कर रही है। इन इमारतों के पीछे से संभल कर जाना। बांजर सैनिकों की टुकड़ी को रास्ता देने के लिए एक तरफ हट गया। कांसे की आवाज करती ढालों और भारी कदमों से जब सैनिक पास से गुजरे तो एक छोटी लड़की ने बांजर के कमरबंद को खींचा। उसने आग्रह किया, सैनिक, मुझे बताओ, हम सुरक्षित तो हैं? मैंने भयानक आवाजें सुनी है। मैंने सैनिकों को लहूलुहान देखा है। मैं बहुत डर गई हूँ। हमारे परिवार, मेरी माँ, छोटे भाई और बच्चे का क्या होगा? बच्ची को देखकर बूढ़े सैनिक ने अपनी आंखें झपकाई और अपनी ठुड्डी को आके निकाल लिया। बेटी, डरो मत। बेबीलोन की दीवारें तुम्हारी और तुम्हारी माँ, तुम्हारे छोटे भाई और बच्चे की रक्षा करेगी। शहर को सुरक्षित रखने के लिए महारानी सेमिरेमिस ने 100 साल पहले ये दीवारें बनवाई थी। आज तक दुश्मन उनके पार नहीं आ पाए हैं। जाकर अपने परिवार वालों से कह दो कि बेबीलोन की दीवारें उनकी रक्षा करेंगी और उन्हें डरने की जरूरत नहीं है। हर दिन बूढ़ा बांजर अपनी जगह पर खड़ा होता था और गलियारे में से सैनिकों को ऊपर जाते देखता था, जो वहां पर तब तक लड़ते रहते थे जब तक कि वे घायल न हो जाएं या मर न जाएं। इसके बाद उन्हें एक बार फिर से नीचे लाया जाता था। उनके चारों तरफ डरे हुए नागरिकों की भीड़ हमेशा लगी रहती थी, जो यह जानने के लिए उत्सुक थी कि क्या दीवारें हमले को सहन कर पाएंगी। वह बूढ़ा सैनिक गरिमापूर्ण अंदाज में उन सबसे यही कहता था, बेबीलोन की दीवारें आपकी रक्षा करेंगी। 3 सप्ताह और 5 दिन तक उसी प्रबलता से लगातार हमला होता रहा। बांजर का चेहरा सख्त होता गया। जब उसने अपने पीछे के गलियारों को घायल सैनिकों के खून से लाल होते देखा, उसने देखा कि ऊपर नीचे आने जाने वाले सैनिकों के कारण कीचड़ सा मच गया था। हर दिन मरे हुए दुश्मनों का ढेर दीवार के सामने लग जाता था। हर रात को उनके साथी उन्हें ले जाकर दफना देते थे। चौथे सप्ताह की 5वीं रात को बाहर का शोर थम गया। दिन के उजाले की पहली किरण में लोगों ने देखा कि लौटती सेनाएं धूल के विशाल बादल उड़ाती जा रही थी। रक्षा करने वालों ने जमकर शोर मचाया। इसका मतलब समझने में कोई गलती नहीं हो सकती थी। दीवारों के पीछे इंतजार कर रही टुकड़ियों ने शोर को दोहराया। शोर की गूंज सड़कों पर इंतजार कर रहे नागरिकों ने भी दोहराई। शोर किसी तूफान की तरह पूरे शहर में फैल गया। लोग अपने अपने घरों से बाहर निकल कर आए। सड़कों पर भारी भीड़ जमा हो गई। कई सप्ताह की दहशत खुशी के जबरदस्त कोलाहल में बदल गई। बेल के मंदिर की ऊंची मीनार पर विजय की मशाल जला दी गई। नीला धुआं आसमान में उड़ने लगा ताकि संदेश दूर दूर तक पहुंच सके। बेबीलोन की दीवारों ने एक बार फिर शक्तिशाली और दुष्ट दुश्मन के इरादों को नाकामयाब कर दिया था, जो उसके समृद्ध खजाने को हथियाना चाहता था और इसके नागरिकों को लूटना तथा गुलाम बनाना चाहता था। बेबीलोन सदियों तक इसलिए सुरक्षित रह पाया क्योंकि इसकी दीवारों के कारण यह पूरी तरह सुरक्षित था। इसके अलावा कोई उपाय भी नहीं था। बेबीलोन की दीवारें
मनुष्य की सुरक्षा की जरूरत और इच्छा का उत्कृष्ट उदाहरण है। यह इच्छा समूची मानव जाति में होती है। यह हमेशा की तरह आज भी उतनी ही प्रबल है, परंतु हमने इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए बड़ी और बेहतरीन योजनाएं बना ली है। आज हम बीमे, बचत खातों और विश्वसनीय निवेशों की अभेद्य दीवारों से खुद को अप्रत्याशित त्रासदियों से बचा सकते हैं, जो किसी भी दरवाजे से अंदर आ सकती है और किसी भी घर पर हमला कर सकती है। पर्याप्त सुरक्षा के बिना रहना समझदारी नहीं है। धन्यवाद। HindiAudiobook.com। अध्याय 8, बेबीलोन का ऊंटों का व्यापारी। HindiAudiobook.com। इंसान को जितनी ज्यादा भूख लगती है, उसका दिमाग उतनी ही ज्यादा स्पष्टता से काम करता है। इसके अलावा वह भोजन की खुशबू के प्रति उतना ही ज्यादा संवेदनशील हो जाता है। अजियोर का पुत्र तरकाद निश्चित रूप से ऐसा ही महसूस कर रहा था। 2 दिन से उसके मुंह में अन्न का दाना भी नहीं गया था। उसने सिर्फ 2 छोटे अंजीर खाए थे, जो उसने एक बगीचे की दीवार के ऊपर से चुरा कर तोड़े थे। वह इससे ज्यादा इसलिए नहीं तोड़ पाया क्योंकि तभी बाग की मालकिन गुस्से से बाहर निकल आई और उसे पकड़ने के लिए सड़क पर भागने लगी। उसकी तीखी चीख अब भी तरकाद के कानों में गूंज रही थी। हालांकि इस समय वह बाजार से गुजर रहा था। इसी कारण वह खुद पर इतना संयम रख पा रहा था कि बाजार में फल बेचने वाली महिलाओं की ललचाने वाली टोकरियों तक अपनी बेचैन उंगलियों को न पहुंचने दे। इससे पहले कभी उसे यह एहसास नहीं हुआ था कि बेबीलोन के बाजारों में खाने पीने का इतना सारा सामान है और उसकी खुशबू इतनी अच्छी है। बाजार छोड़कर वह सराय की तरफ चल दिया। वह सराय के भीतर जाकर कुछ खाना चाहता था और इसी आशा में सराय के सामने इधर से उधर घूमने लगा। काश कोई जान पहचान वाला मिल जाए जिससे वह तांबे का एक सिक्का उधार ले सके। वह जानता था कि तांबे के सिक्के को देखकर ही सराय का मालिक मुस्कुराएगा और उसे भरपेट खाना खिलाएगा। वह यह भी जानता था कि तांबे के सिक्के के बिना सराय का मालिक उसे दुत्कार कर भगा देगा। वह सोच विचार में इतना खोया हुआ था कि उसे अपने आसपास की जरा भी सुध बुध नहीं रही। अचानक उसने अपने सामने एक ऐसे व्यक्ति को खड़ा देखा जिससे वह सबसे ज्यादा बचना चाहता था। वह ऊंटों का व्यापारी देवेजीर था। उसने जितने भी दोस्तों और अन्य लोगों से उधार लिया, उनमें देवेजीर सबसे ज्यादा परेशान करता था, क्योंकि तरकाद तत्काल कर्ज चुकाने के अपने वादे को पूरा नहीं कर पाया था। तरकाद को देखकर देवेजीर के चेहरे पर चमक आ गई। अरे वाह, यह तो तरकाद है। मैं तुम्हें ही तो ढूंढ रहा था ताकि तुम मुझे तांबे के वे 2 सिक्के चुका दो जो मैंने तुम्हें 15 दिन पहले उधार दिए थे। इसके अलावा चांदी का वह सिक्का भी जो मैंने तुम्हें इससे पहले उधार दिया था। तुम अच्छे मिल गए। आज वे सिक्के मेरे बहुत काम आ सकते हैं। तुम क्या कहते हो बच्चे, क्या कहते हो? तरकाद हकलाने लगा और उसका चेहरा लाल पड़ गया। उसके खाली पेट में कुछ भी नहीं था जिससे उसे मुंह पर देवेजीर के साथ बहस करने की शक्ति मिले। वह कमजोर स्वर में बुदबुदाया, मुझे अफसोस है, मुझे बहुत अफसोस है, परंतु आज मेरे पास तांबे या चांदी का एक भी सिक्का नहीं है जिससे मैं आपका उधार चुका सकूं। देवेजीर ने जोर देकर कहा, तो फिर उनका इंतजाम करो। निश्चित रूप से तुम तांबे और चांदी के कुछ सिक्कों का इंतजाम तो कर ही सकते हो ताकि अपने पिता के पुराने मित्र का कर्ज चुका सको जिसने जरूरत के समय तुम्हारी मदद की थी। क्योंकि बदकिस्मती मेरा पीछा कर रही है, इसलिए मैं आपका कर्ज नहीं चुका सकता। बदकिस्मती? अपनी कमजोरी के लिए देवी देवताओं को क्यों दोष देते हो? बदकिस्मती हर उस व्यक्ति का पीछा करती है जो कर्ज चुकाने के बजाय कर्ज लेने के बारे में ज्यादा सोचता है। मैं सराय में खाना खाने जा रहा हूँ क्योंकि मुझे बहुत भूख लगी है। तुम भी मेरे साथ आ सकते हो। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। तरकाद को देवेजीर का मुंह फट अंदाज पसंद नहीं आया, परंतु सराय के अंदर जाने के विचार से उसे खुशी हुई क्योंकि अब उसके मन में भोजन मिलने की आशा जग गई थी। देवेजीर उसे कमरे के दूर वाले कोने में ले गया जहां वे छोटे कालीनों पर बैठे। जब सराय का मालिक कास्कोर उनके पास मुस्कुराते हुए आया तो देवेजीर ने उससे मजाकिया अंदाज में कहा, रेगिस्तान की मोटी छिपकली,
मेरे लिए बकरे की टांग लाओ जिसमें बहुत सारा गोश्त हो और बिल्कुल भूरी हो। इसके अलावा ब्रेड और सब्जियां भी ले आओ क्योंकि मैं बहुत भूखा हूँ और डटकर भोजन करना चाहता हूँ। मेरे मित्र को भी मत भूलना। उसके लिए एक जग भरकर पानी लाना। पानी ठंडा होना चाहिए क्योंकि आज बहुत गर्मी है। तरकाद निराश हो गया। क्या यहाँ पर बैठकर वह सिर्फ पानी पिएगा और इस आदमी को बकरे की मोटी टांग खाते हुए देखेगा? उसने कुछ नहीं कहा। वह यह सोच भी नहीं पा रहा था कि वह क्या कहे। बहरहाल देवेजीर ने तो चुप रहना कभी सीखा ही नहीं था। वह दूसरे ग्राहकों की तरफ देखकर मुस्कुराने लगा और मित्रतापूर्ण अंदाज में हाथ हिलाने लगा। वे सब उसे अच्छी तरह जानते थे। इसके बाद देवेजीर ने आगे कहा, आरपा से हाल ही में एक यात्री लौटा है। उसने मुझे एक अमीर आदमी के बारे में बताया जिसने पत्थर के एक टुकड़े को इतना बारीक तराश लिया है कि इंसान उसके आर पार देख सकता है। उसने इसे अपने घर की खिड़की में लगा दिया है ताकि बारिश से बचा जा सके। यात्री के अनुसार यह पत्थर पीला है। यात्री ने जब इसके आर पार देखा तो बाहर की दुनिया विचित्र दिख रही थी और अपने वास्तविक रंग रूप में नजर नहीं आ रही थी। इस बारे में तुम क्या कहते हो तरकाल? क्या तुम्हें लगता है कि इंसान को दुनिया वास्तविकता से अलग दिख सकती है? शायद, युवक ने कहा। उसकी दिलचस्पी कहानी से ज्यादा बकरे की मोटी टांग में थी जो देवेजीर के सामने रखी थी। मैं जानता हूं कि यह सच है क्योंकि मैंने दुनिया को वास्तविकता से भिन्न रंग में देखा है। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाने जा रहा हूं। उससे तुम यह जान जाओगे कि मैं दुनिया को फिर से सही रंगों में कैसे देख पाया। पड़ोस में खाना खा रहे एक व्यक्ति ने अपने पड़ोसी से फुसफुसाते हुए कहा, देवेजीर कहानी सुना रहा है। वह अपने कालीन को पास खींच लाया। भोजन करने वाले बाकी लोग भी अपना भोजन लेकर वहीं आ गए और एक अर्धव्रत बना लिया। उनके चबर चबर खाने की आवाजें तरकाद के कानों में गूंज रही थी। सिर्फ तरकाद ही था जिसके सामने भोजन नहीं था। देवेजीर ने उसके लिए भोजन नहीं मंगवाया था, न ही उसने तरकाद को ब्रेड का वह टुकड़ा उठाने का इशारा किया था जो प्लेट से फर्श पर गिर गया था। देवेजीर ने बकरे की टांग का एक बड़ा हिस्सा काटने के बाद कहा, आज जो कहानी मैं सुनाने जा रहा हूँ वह मेरे शुरुआती जीवन के बारे में है। इस कहानी में यह बताया गया है कि मैं ऊंटों का व्यापारी कैसे बना। क्या किसी को मालूम है कि मैं कभी सीरिया में गुलाम था? श्रोता आश्चर्य से बुदबुदाने लगे, जिसे सुनकर देवेजीर संतुष्ट हुआ। देवेजीर ने बकरे की टांग को एक बार फिर कुतरते हुए कहा, युवावस्था में मैंने अपने पिता का व्यवसाय यानी काठी बनाना सीखा। मैं उनकी दुकान में उनके साथ काम करता था और फिर मेरी शादी हो गई। मैं युवा था परंतु मुझ में ज्यादा योग्यता नहीं थी, इसलिए मैं बहुत कम कमा पाता था। सिर्फ इतना कि मैं जैसे तैसे अपनी पत्नी का खर्च उठा पाता था। मैं बहुत सी अच्छी चीजों की लालसा करता था परंतु मेरे पास उन्हें खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। जल्दी ही मैंने पाया कि पैसे न होने के बावजूद दुकानदार मुझे उधारी पर सामान देने के लिए तैयार थे। So that was the part. कंटिन्यू करेंगे, बहुत भूख लग रही है जिम से आके। तो ये हमारा ब्रेकफास्ट है, 5 रोटियां घी के साथ, गुड़ के साथ, हरी मिर्च नहीं है यार तो अचार, एंड बनाना एंड दिस व्हाटएवर यू कॉल दिस, बीटरूट, ऐश गार्ड एंड त्रिफला मिक्स कर दिया। सो दिस इज व्हाट यू गेट, व्हाटएवर यू मेक आउट ऑफ व्हाट इज अवेलेबल, जो भी है उसका यूज़ करो। सो लेट्स सी यू लेटर गाइज। GoPro, stop recording. GoPro, stop recording.